बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मलबे से मजीद 9 शोहदा की मैयतें मिली हैं। इस तरह शहीद अफराद की तादाद 73 हो गई है। धमाके में 157 अफराद जख्मी हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान यूसुफजई से, जो धमाके की जगह पर मौजूद है। रिजवान बताएगा मजीद कितने अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है? जी देखिए, 18 घंटे से ज़ायद हो गए हैं कि दहशत गर्दों ने पेशावर के रेड जोन में वाक़या पेशावर पुलिस लाइन में की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान जो है वो अटैक किया और यहाँ पर मुतअद्दिद नमाजी जो थे उन्हें शहीद किया। और इस तरह से अगर हम फिगर्स की बात करें तो अब तक जो है वो 73 से ज़ायद नमाजी जो है वो शहदा जो है शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से 175 से ज़ायद जो अफराद हैं वो इस धमाके में जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अगर हम रेस्क्यू 1122 और पाक फ़ौज की गुज़िश्ता कल 1:30 बजे से जारी सर्च ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो वो अब भी इस वक्त भी जारी है और एक नहायत उम्दा तरीके से इन्होंने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया। यानी कि जो छत थी हॉल की, जो नमाजियों के ऊपर गिरी हुई थी, वहाँ पर इन्होंने उस छत के अंदर, क्योंकि वो कंक्रीट थी, उसमें लोहा था, सरिया था, उसमें 5 सुराख किए, एक मिडल में उन्होंने होल किया और 4 होल जो है उन्होंने चारों कोनों पर किया और उसके थ्रू जो है उन्होंने फिर एक वॉइस डिटेक्टर जो है वो वहाँ से इनपुट पेनिट्रेट किया उस वो जो छत थी उसके अंदर से, जिसके थ्रू जो नीचे फंसे हुए लोग थे वो वहाँ से कोई इंडिकेशन देते थे कि जी हम मौजूद हैं, या कोई आवाज़ से कुछ बोलते थे या किसी पत्थर को अगर हिलाते थे तो इन्हें पता चल जाता था कि यहाँ पर मूवमेंट है और यहाँ पर लाइफ है। और फिर इस वजह से इन्होंने वो छत को जो काटने का अमल था, हाइड्रोलिक्स इसकी वजह की मदद से इन्होंने उस छत को काटा। उस काट के बड़े तरीके से लोगों को निकाला, जिसकी वजह से ऑपरेशन अभी भी ताख़ीर का शिकार है। अब इस वक्त जो है रात गए तकरीबन 3 बजे के लगभग जो है सर्च ऑपरेशन जो ये माइक के थ्रू सर्च कर रहे थे उसको ख़त्म कर दिया था और उसके बाद जो है इन्होंने जो मलबा है, जो बड़े बड़े स्लैब्स हैं, वो हैवी मशीनरी के ज़रिए उठा रहे हैं और उसकी नीचे से अब तक जो है रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ये गुज़िश्ता रात 3 बजे से लेकर अब तक पहले 7 और फिर उसके बाद 11 जो है अफराद, उनकी जो लाशें जो है वो यहाँ से निकाली गई हैं। इस पूरे वाक़े के हवाले से जो है वो तहक़ीक़ाती कमेटी भी है, IG KPK और CCPO का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जो ये ख़ुदकश हमला है या ये ख़ुदकश धमाका हो सकता है और इसी तरह से जो ये बमबार है या तो ये इन क्वार्टर्स में आकर पहले से रह रहा था और या तो ये है कि किसी सरकारी गाड़ी में यहाँ तक आया हो सकता है। और इस वक्त जो है वो BDU स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, फॉरेंसिक्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक मलबा सारा साफ़ करके यहाँ से नीचे से जितनी जो कुछ अभी भी रेस्क्यू 1112 के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ बॉडीज़ हैं जिनका अंदेशा है कि वो नीचे मलबे तले दबी हुई हो सकती हैं, तो उनको निकालने के बाद जो है वो ये ऑपरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंट पुलिस की तहक़ीक़ाती टीमें हैं वो यहाँ पर आएंगी, फॉरेंसिक इकट्ठी करेंगी। इस तरह से रिजवान, कोई इस तरह के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि नीचे अभी तक कोई मलबे तले लोग दबे हुए हैं? जी जैसा मैंने आपको कहा कि जो ज़िंदा लोगों को निकालने का मरहला है वो पूरा हो गया और अब इस वक्त ये है कि पहली 2 सफ़ों के ऊपर जो छत जो गिरी हुई है उसको अभी काटने का सिलसिला जारी है। और रेस्क्यू 1112 के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि इसमें से भी 3 से 4 या 5 के लगभग जो हैं वो कोई डेड बॉडीज़ बरामद हों। बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलन अपडेट करने के लिए। पेशावर की पुलिस लाइंस मस्जिद में धमाके के बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू 1122 पेशावर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नवीद अख्तर का कहना है हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो सकेगा। स्लैब्स को हाइड्रोलिक कटर की मदद से एहतियात से काटा जा रहा है ताकि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसकी जान बचाई जा सके। सेंसर डिवाइसेस लगाकर जिंदा अफराद को चेक किया जा रहा है। अंदर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टाइम इसलिए ले रही है क्योंकि ये स्लैब पूरा गिरा था, जो मस्जिद थी उसका स्लैब गिरा था, तो उसमें नीचे ट्रैप विक्टिम्स बहुत ज़्यादा थे, तो उसमें हम कन्फाइंड स्पेस एंट्री करके और हाइड्रोलिक कटर्स यूज़ करके तमाम रेस्क्यू इक्विपमेंट्स यूज़ करके और उसमें ताकि जो ट्रैप विक्टिम्स है और उसको मिनिमम तकलीफ़ पहुँचे और वो हम सेफली इवैक्यूएट कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से जो इंडिविजुअल थे उनको हमने सेफली इवैक्यूएट किया है। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में शहीद अफराद की तादाद 73 हो गई है। 157 जख्मी हैं। कल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद धमाके में शहीद अफराद की तादाद 73 हो गई है।
पुलिस लाइन पेशावर की मस्जिद में गुज़िश्ता रोज नमाज जोहर के दौरान होने वाले धमाके से मस्जिद के मरकजी हॉल की छत गिर गई। सिक्योरिटी हुकाम को शोबा है कि खुदकश हमला आवर पहली सफ में मौजूद था। एनी शाहिदीन कहते हैं धमाका शदीद था, होश संभालने में कुछ वक्त लगा तो मालूम हुआ क्या हो गया। इमाम साहब ने तकरीर किया, इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। फिर हम हम समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ है, लेकिन हमें धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी, प्रेशर हमें बरंदे से बाहर फेंक दिया और इसके बाद सारी छत और दीवार गिर कर हमारे ऊपर। पाँव बंद आता है, तकरीबन पूरा भरा हुआ था, बरामदा भी भरने वाला था। जिस तरह जुम्मा का नमाज हुआ था इसी तरह मजमा बहुत ज्यादा था। धमाके में डीएसपी अरब नवाज, 1 एएसआई, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 1 हेड कांस्टेबल, इमाम मस्जिद ज़ादा नूरुल अमीन और करीब रिहायशी खातून भी शहीद हुई। एक इत्तला के मुताबिक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस लाइन्स मस्जिद धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हमला खालिद खुरासानी के कत्ल की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सीटीडी पुलिस पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके की तहकीकात कर रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका बज़ाहिर खुदकुश हमला लगता है। जाए वक़ुआ से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर भी मिला है। रिपोर्ट करेंगे अबू बकर सिद्दीक। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके की तहकीकात जारी है। सीटीडी धमाके की तहकीकात कर रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका बज़ाहिर खुदकश हमला लगता है। जाए वक़ुआ से मुबैना खुदकश हमला आवर का सर भी मिला है। CCPO मोहम्मद इजाज खान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा कि धमाका किस नौइयत का था। हो सकता है कि हमलावर पहले से ही पुलिस लाइन्स में मौजूद हो। पुलिस लाइन्स में FRP, SSU, एलीट फोर्स, CTD समेत 8 से ज्यादा यूनिट्स के दफातर है, जहाँ योमिया 1500 से 2000 एहलकार पुलिस लाइन्स आते और जाते हैं। CCPO इजाज खान के मुताबिक इम्कान है कि हमलावर किसी सरकारी गाड़ी में बैठकर आ गया हो। मस्जिद का हाल पुराना था जिसमें बीम्स थे, जबकि बाकी मस्जिद नई बनाई गई थी। हाल में धमाके से वेव्स निकले। CCP ने बताया कि आग ने भी नुकसान पहुंचाया और मस्जिद की दीवार गिरने से ज्यादा नुकसान हुआ है। अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज, पेशावर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कलअदम TTP को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में महफूज पनागाहें मुयस्सर हैं। वो वहाँ बैठ कर प्लानिंग करते हैं और यहाँ आकर बड़े आराम से कार्रवाई कर डालते हैं। जब कभी उन्हें महसूस होता है कि वो यहाँ महफूज नहीं हैं तो सरहद पार चले जाते हैं जहाँ उन्हें सेफ्टी हासिल है। उन्होंने कहा हमें अफगान हुकूमत के साथ बात करनी होगी क्योंकि उनका सिर्फ हमसे नहीं पूरी दुनिया से वादा है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि कलअदम TTP की सेटलमेंट की पॉलिसी गलत साबित हुई। ये समझना भी गलत था कि वो अफगान तालिबान से अलग हैं और हथियार फेंक कर खुद को आइन और कानून के ताबे कर देंगे। अब इसकी मुखालिफ पॉलिसी अपनाई जा रही है जिसमें कामयाबी हर कीमत पर होगी। तालिबान को हमारे एक हमसाया दोस्त मुल्क में जो है वो सेफ हेवन्स मुयस्सर हैं। वो वहाँ पे बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं और वहाँ से बड़े आराम से उठते हैं और आके कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई डालने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो केस है उसको तो खुद साबिक वज़ीर आज़म कमज़ोर करते हैं कि वो तो मौजूद हैं यहाँ पर, उनको तो रिहेबिलिटेट करने के लिए लाया गया था तालिबान को। ये पॉलिसी जो है ये गलत साबित हुई है। उनके मतलब जो ये समझा गया कि वो TTA के से अलहदा कोई चीज़ हैं और जिनके मतलब समझा गया कि उनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद उन्हें कानून के ताबे लाया जा सकेगा, उनको हथियार रखने पे आमादा किया जा सकेगा और वो दोबारा जो है वो अपने मुल्क में आके एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के तौर पे ख़ुद को कानून और आइन के जो है वो ताबे करेंगे। ये सोच और इसके ऊपर अमल दरामद जो है ये कामयाब नहीं हो सका। इसके जो है वो असरात बिल्कुल उलट हुए हैं। इसके मुखालिफ पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है, तो इसमें कुछ थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें जो है वो कामयाबी जो है वो इंशाअल्लाह ताला हर कीमत पे होगी। हमें अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ ये डायलॉग और ये बात करनी होगी। उनका न सिर्फ हमारे साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ वादा है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि कलअदम तालिबान अब भी खैबर पख्तूनख्वा में टोल प्लाजों पर भत्ता ले रहे हैं। हुकूमती ठेकों से कमीशन वसूल कर रहे हैं। भत्ते का सिलसिला कराची तक फैला है और ये मामला पिछली हुकूमत से चल रहा है। लाजमी तौर पे उनका ख्याल है कि अंदर कोई शख्स है जिसके साथ ये बंदा अलाइन था, उसके साथ कांटेक्ट में था और ये सामान जो है वो कहीं पहले छोड़ के आया वहाँ पे। ये इस वक्त तो एक क्या सर आई है ना,
और ये वहाँ पे रहा है, उधर जाके रैकी की है, क्या क्या तो यानी कि अंदर का जो आदमी है फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर को अंदर का, लेकिन ये बंदा जो बम्बार जो है ये बाहर से गया हुआ है। तो डेफिनेटली सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसने ये तमाम मौका देख के अगली सफ में ये खड़ा था और वहाँ से इसने ब्लास्ट किया है। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। मुज़ाकरात में वफ्द की क़यादत करने के लिए IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान इस्लाहात के बारे में वफ्द को ब्रीफ करेगा। IMF मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लेगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तान मईशत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा और रियायतें मांगेगा। IMF वफ्द के दौरे से पहले हुकूमत ने बजट खसारा पूरा करने के लिए 200 से 600 अरब रुपए तक के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जारी रहने वाले IMF वफ्द से मुज़ाकरात में तय होगा कितने नए टैक्स लगाए जाएंगे और कितने नॉन टैक्स इकदाम किए जाएंगे। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुतादिद इकदाम का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए हर हाल में IMF प्रोग्राम बहाल करवाना है। इस्लामाबाद से अशरफ मलकम की रिपोर्ट। बजट में ऐलान करदा फैसलों के मुताबिक बजट खसारा 4.9% और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा किया जाए। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। गर्दशी कर्ज में खातरख्वाह कमी लाई जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा किया जाए। रियासती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर करके इनका खसारा खत्म किया जाए। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। ये है हुकूमत की दरख्वास्त पर 31 जनवरी से शुरू होने वाले IMF वफद के दौरे के दौरान उठने वाले मुतालबात। इस दौरे के दौरान तय होगा कि किस हद तक इन पर अमल दरामद होगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक करने और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करने के मुतालबात पूरे हो चुके। डीजल पर लेवी 40 रुपए फी लीटर कर दी गई। अगले माह में मजीद इजाफा किया जाएगा। ये दौरा पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से मुश्किल होगा कि IMF के मुतालबात को मानना बहुत मुश्किल है, जबकि पाकिस्तान इन पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं। लेकिन मुतालबात ना मानने की सूरत में पाकिस्तान को इंतहाई बुरे माली हालात का सामना करना पड़ेगा। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा कि हमारा पहला हदफ ब्लैक मार्केट और ओपन मार्केट में डॉलर रेट्स के फ़र्क को कम करना था। ये फ़र्क अब 30 रुपये से कम होकर 5 से 7 रुपये तक आ गया है। ये भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। हमारा टारगेट था कि ब्लैक मार्केट का रेट को नैरो किया जाए, जो कि 30 रुपये से कम होकर अल्लाह का शुक्र है अभी 5 से 7 रुपये पे आ गया और इसको भी ख़त्म हो जाएगा। उसकी ना ख़त्म होने की वजह यह है कि आज भी मेरी डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नरेश साहब से बात हुई। मैं उन्होंने कहा जब तक सप्लाई नहीं आएगी डॉलर की, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी को डॉलर इम्पोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है और स्टेट बैंक ने कहा जब आप अपने बैंकों से लें, अब बैंकों के पास डॉलर दस्तियाब नहीं है, उनको अकाउंट खोलने के लिए 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, फिर जाके बाहर के किसी बैंक में अकाउंट हो तो फिर वो डॉलर आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उनके इल्म में लाई है, तो उन्होंने इस चीज़ पे फिर ये कहा है कि हम बैंकों को कल से ये इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे, वो स्टेट बैंक से डॉलर जितनी भी ज़रूरत है उधारे ले ले, जब उनके अकाउंट खुल जाएंगे तो वो हमें वापस कर दें। तो ये अगर कल से हो जाता है इस पर अमल, तो मैं सप्लाई नहीं की ना होने की वजह से डॉलर की रेट जो इस वक्त जो है मारी लोग जो फिर रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी के पास भी नहीं है और ये भी काबुल में आज पहली दफ़ा डॉलर का रेट पाकिस्तान से कम है और ये पेशावर में ज़्यादा है। उसकी भी वजह यह है कि जितने भी हमारे इंपोर्टर हैं और हमारे एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टरों को हुकूमत ने कहा है जो इनके कंटेनर यहाँ 4 अरब डॉलर के करीब फंसे पड़े हैं, वो अपने जहाँ भी चाहे अपने अरेंजमेंट करके बैंकों को सेटलमेंट करें तो हम उनके रिलीज़ कर दें। एक तो वो डॉलर ख़रीद लें, कैश डॉलर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम हुए हैं और 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। भारत बांग्लादेश के CPE स्कोर में हालांकि कोई फ़र्क नहीं आया है, लेकिन ये ममालिक काले कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे।
दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम हुए और दुनिया के 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन गई है। भारत और बांग्लादेश के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन ये ममालिक ड्रैकोनियन कवानीन के जरिए आज़ादी, इजहार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बना रहे हैं। इस बात का इंकशाफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट में तशवीश का इजहार किया गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की आलमी औसत 43 पर बरकरार है और इसमें मुसलसल 11 साल से कोई कमी नहीं आ सकी। वाज़ेह रहे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 से 100 तक स्कोर दिया जाता है। जो ममालिक ज्यादा स्कोर करते हैं उनमें कम करप्शन तस्वुर की जाती है। इंडेक्स में जिन ममालिक में सबसे कम करप्शन नोट की गई उनमें डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सरफहरिस्त है, जिसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 नंबर के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। चीन का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर 45 और 180 ममालिक में से 65वां नंबर है, जबकि अमेरिका 69 के स्कोर के साथ इस फहरिस्त में 24वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक बरतानिया का CPI 78 से कम होकर 73 और कतर का 63 से कम होकर 58 हो गया है और ये दुनिया के उन 26 ममालिक में शामिल हैं जिनका CPI स्कोर इस साल तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर 40, श्रीलंका का 36, पाकिस्तान का 27, बांग्लादेश का 25 और अफगानिस्तान का 24 पर देखा गया। लेकिन भारत और बांग्लादेश में हुकूमतों के ड्रैकोनियन कवानीन के जरिए आज़ादी, इजहार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बनाने पर कड़ी तनकीद की गई है। भारत में इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों को UAP एक्ट के तहत गिरफ्तार करने और मुस्लिम बिरादरियों के कारकुनों के घरों को बुलडोज करने को भी ट्रांसपेरेंसी ने परेशान कुन करार दिया है। रिपोर्ट में श्रीलंका की सूरत हाल का खुसूसी जायजा लिया गया है और मुल्की मईशत में कर्जों के किरदार और करप्शन को मुल्क की तबाही का अहम जिम्मेदार कहा गया है। ट्रांसपेरेंसी ने जिन ममालिक में सबसे ज्यादा करप्शन बताई है उनमें जनूबी सूडान 13, शाम 13 और सोमालिया 12 के स्कोर के साथ सबसे निचली सतह पर हैं। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच का ओहदा खत्म करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड में आर्थर के लिए टीम डायरेक्टर का ओहदा मुतारिफ करवा रहा है। PCB के ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम अब हेड कोच के बजाय टीम डायरेक्टर की निगरानी में प्रैक्टिस करेगी, जिससे असिस्टेंट कोच की मावनत हासिल होगी। मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर होंगे और तमाम मामलात देखेंगे। मिकी आर्थर इंग्लिश काउंटी सीजन के दौरान पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। वो वर्ल्ड कप 2023 और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टीम के साथ होंगे। PCB ने मिकी आर्थर के लिए चीफ ऑफ स्टाफ तैनात करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहानुल हक को बतौर टीम मैनेजर तैनात करने का इम्कान है। रेहानुल हक बुनियादी तौर पर मिकी आर्थर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करेंगे। PCB मिकी आर्थर के साथ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और 3 असिस्टेंट कोचेस रखेगा। इसके अलावा ग्रांट ब्रैडबर्न को बतौर फील्डिंग और असिस्टेंट कोच मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। मिकी आर्थर के अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पेशावर धमाके पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क पर बड़े भारी दिन गुजर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसके PSL पर कोई असरात पड़ेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा, कौमी टीम की ऑनलाइन कोचिंग उन्हें समझ नहीं आ रही। गैर मुल्की कोच इतना भी ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तानी कोचेस भी बासलाहियत हैं। उन्होंने कहा कि कप्तान की पसंद नापसंद का सिलसिला पहले भी था और अब भी है। आज जो वाक़या पेशावर के अंदर हुआ हकीकत में काफ़ी अफसोस और बड़ा मुश्किल दिन हकीकत में गुजरा। मैं नहीं समझता कि इंशाल्लाह ऐसे कुछ फ़र्क पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ कि PCB की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस लीग को कामयाब करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी लीग हमारी मुल्तान से शुरू हो रहे हैं, दैन कराची एंड लाहौर, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव ली है और अल्लाह करे 5 तारीख वाला मैच इंशाल्लाह बिटवीन पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छा है और हमारी ये कोशिश है कि जितना उन लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाए वो बेहतर है। जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, सिर्फ बाहर के मुल्क के कोचेज़ ही क्यों, आपके मुल्क में ऐसे लोग हैं। आई नो कि वो PCB ये भी देखता है कि हमारे जो लोग हैं वो सियासत में या लैकिंग डिसलैकिंग में बढ़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे ख्याल में क्रिकेट में पॉलिटिक्स को जितना साइड पे रख के अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, तब जाके वो आपकी जो क्रिकेट टीम है वो आगे परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर का ही कोच हो। हमारे पास है पाकिस्तान में ऐसे लोग जो टीम को लीड कर सकते हैं। कोचिंग है क्या, मैनेजमेंट है, मुझे ऐसा कोई ग्रुप नज़र नहीं आया। हाँ, लैकिंग डिसलैकिंग होती है, कप्तान के कुछ फेवरेट होते हैं, कुछ नहीं होते, ये चीज़ें होती हैं और हर दौर में हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस दौर में, हर दौर में हुई है, हमारे दौर में भी हुई है ये चीज़। एज अ कैप्टन मेरे दौर में भी हुई है ये चीज़ है।
तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, लेकिन लैकिंग वो होनी चाहिए जो मेरिट के ऊपर हो, जिसको आप सपोर्ट कर सकें। साबिक फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों का पूल अभी से बना लिया जाए। बोर्ड यही कोशिश करे कि मेगा इवेंट से पहले किसी मुल्क से सीरीज भी हो तो उसमें वनडे मैचेस खेले जाएं। कौमी टीम को भारत में खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, वनडे में पाकिस्तान की टीम बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आपको 10 एंड ओवर रन नहीं करने पड़ते। आप अगर 6 एंड ओवर भी जाते हैं तो बॉलिंग जो है ना एडवांटेज, अगर आपके बॉलर शाहीन, हारिस, नसीम शाह ये फुली फिट हो जाते हैं, फिर शदाब हैं, फिर आपके पास नवाज हैं, तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है इसमें मिसिंग सिर्फ एक ऑलराउंडर है तेज। लेकिन जब इंडिया जाएंगे उसके लिए इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए इंडिया में खेलना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब भी इंडिया से पाकिस्तान खेला है टफ टाइम ही उसे मिला है। और जैसी बॉलिंग है पाकिस्तान की, ऐसी बॉलिंग तो नहीं है न्यूजीलैंड की जो वो चाहे 400 करें। जब पाकिस्तानी बॉलिंग के खिलाफ 300 करेंगे ना उस प्रेशर में, तो आसान नहीं होगा। फौरन एक टीम ऐसी बनाए कि जो फिर अब से लेके वर्ल्ड कप तक वो चेंज ना हो। अभी सोचें समझें कि कौन से हमारे प्लेइंग 11 कौन सी है और रिजर्व हमारे 6-7 लोग कौन से हैं। ये जितनी जल्दी फैसला कर लेंगे उतनी आपकी टीम जो है वो बिल्ट होगी। आपने फिर एशिया कप खेलना है और फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, और कोशिश करेंगे ज़्यादा जो भी सीरीज़ हैं बायलैटरल भी आनी है तो ये ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेलें, ना कि T20। आगे बढ़ते हैं। कोहाट के तांडा डैम में डूबने वाले बच्चों की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फुरकान हैदर के मुताबिक मजीद 14 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद जहां बहक होने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई है। कश्ती में 40 के करीब लोग सवार थे। गुज़िश्ता रोज़ डैम से निकाले जाने वाले 5 बच्चों की नमाज जनाजा आज 11 बजे सुलेमान तालाब गाँव में अदा की जाएगी। कोहाट के तांदा डैम में डूबकर जहां बहक होने वाले बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज़ जारी है। डिप्टी कमिश्नर फुरकान अशरफ के मुताबिक ऑपरेशन में पाक फौज, नेवी, रेस्क्यू और मकामी गोताखोरों ने हिस्सा लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 6 को जिंदा जबकि 31 को मुर्दा हालत में निकाला गया है। जहां बहक बच्चों की नमाज जनाजा गाँव मीर, बाश, खेल और दीगर इलाकों में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अस्करी हुक्काम, DIG पुलिस, डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िली इंतज़ामिया और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि बच्चों की तदफीन करीबी गाँव सुलेमान तालाब और दीगर करीबी इलाकों में कर दी गई। वाक़े का मुकदमा थाना मोहम्मद रियाज शहीद में दर्ज किया गया है। मुकदमा कश्ती बान महकमा इरीगेशन के एक्सीएन के खिलाफ दर्ज किया गया है। आगे बढ़े खबर दें। कमालिया शहर और गिरदोनवाह में बारिश खत्म होने के बाद आज शदीद धुंध है। हद निगाह सिफर होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया शहर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। इस वक्त भी यक बस्ता ठंडी हवाएं चल रही है, जिसने सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया है। कमालिया से रजाना, लाहौर और मुल्तान के लिए मोटरवे इंटरचेंज को रात ही बंद कर दिया गया था। मेन रोड पर से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनको पेट्रोलिंग पुलिस काफिलों की शक्ल में गुजार रही है। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। जी गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में 2 रोज़ से वक्फे से जारी बर्फबारी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला स्तोर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस साल की सीज़न की सबसे तेज़ तरीन और शदीद बर्फबारी की वजह से एक मरतबा फिर से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मफलूज होकर रह गई है। लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। यहाँ पर कारोबारी मराकज़ के साथ साथ सरकारी इदारों के अंदर भी तातिलात जैसा समा है। ज़िले हेडक्वार्टर समेत यहाँ मैदानी इलाकों में 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि बलाई इलाकों में 3 से 4 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है। बुर्जिल टॉप के ऊपर भी 6 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से तमाम बालाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो एक मरतबा फिर से मुल्क भर से मुनक़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो पहले से परेशानियाँ, मसाइल और मुश्किलात का सामना था, इन मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। जिला घोटकी में महकमा आबपाशी के दर्जनों ट्यूबवेल खराब और नाकारा हो गए हैं, जिससे इलाके की ज़मीन सेम और थोर का शिकार हो रही है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम।
जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो में, उसके नवाही इलाके लांगों में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये महकमा आपाशी के ट्यूबवेल का पूरा निजाम है। यहाँ जिला घोटकी में तक सैकड़ों ट्यूबवेल हैं, जिसमें से निस्फ से ज्यादा जो है वो खराब हैं, जिनकी मोटरें चोरी हो चुकी हैं और इसके अलावा बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर था जो कि चोरी हो चुका है और गायब हो चुका है। और यहाँ पूरे जिले में सैकड़ों की तादाद में यहाँ मुलाजमीन तैनात हैं जो मुफ्त की तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं, जो ना ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ना ही इनकी चौकीदारियां करते हैं, जिसकी वजह से ये निजाम दरम भरम हो गया है। और इसके अलावा जो दर्जनों ट्यूबवेल हैं जो खराब पड़े हैं और जबकि उनका माहाना और 6 माही बजट आता है जो मुबैना तौर पर बदअनवानी की नजर हो जाता है। जबकि महकमा आपाशी का ये कहना है कि वो इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत से ट्यूबवेल्स की जो ट्रांसफार्मर्स और मशीनें चोरी उनके मुकदमात भी दर्ज कराए हैं, मगर पुलिस ने अभी तक चोर नहीं पकड़े हैं।